नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर के 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं या पिछले वर्ष जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर सेट किया गया है। ये मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। बीए के जब आप फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं, नहीं चौथे सेमेस्टर में, और आपका मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, तो आपको अब नॉर्मल साइकोलॉजी यानी असामान्य मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना पड़ता है। असामान्य मनोविज्ञान या अब नॉर्मल मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। 2025-2026 की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लिखित का मॉडल पेपर आपका एक आ चुका है, उसको भी आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी और भी लिखित वाला भी आएगा, ऑब्जेक्टिव का भी आता रहेगा, तो परेशान नहीं होना है। मॉडल पेपर्स रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास के माध्यम से आप तमाम प्रकार के इंपॉर्टेंट चीज़ों को या इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी को समझेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका है, असामान्य व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। यहाँ पर हैं लिखा हुआ, जैसे आपने देखा तुरंत आपके दिमाग में मेरी एक ट्रिक चल रही होगी कि जब भी लास्ट क्वेश्चन मतलब कि लास्ट में आपको हैं दिखा हो, विशेषताएं हैं, लाभ हैं, हानि है, ठीक है, कारण है, परिणाम है, या किसने समर्थन किया है, इसके प्रकार हैं, ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे लास्ट में हैं दिया होता है, विशेषताएं हैं, कारण है, तो वहाँ पर डी ऑप्शन में हमेशा उपयुक्त सभी दिया होता है, तो हमेशा करेक्ट आंसर आपका डी ही होता है। तो बिना सोचे समझे अगर आपको नहीं पता है कुछ क्वेश्चंस में, तो आप डी लगा सकते हैं, आपको 99 पॉइंट सही आपका एक प्रकार से वो हो जाता है। लेकिन जो सिचुएशन मैंने बताई उस सिचुएशन ध्यान रखना, विशेषताएं हैं, कारण हैं, विशेषताएं ताएं हैं, कारण हैं, तो यहाँ पर क्या बहुवचन संज्ञा में जा रहा है, चीजें बहुवचन है, तो दो से ज़्यादा आंसर होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो असुरक्षा की भावना, आत्म तिरस्कार और अनुरूपता का अभाव, ये चूंकि अनुरूपता ये कर नहीं पाते, समाज में के अनुरूप काम कर नहीं पाते, समाज में घुल मिल नहीं पाते असामान्य व्यक्ति, ठीक है। असुरक्षा की भावना इनको महसूस होती रहती है अदर व्यक्तियों से, और आत्म तिरस्कार होता है, ये अपने खुद की ग्लानि होती, आत्मग्लानि होती है, ठीक है, ये अपनी खुद की नज़रों में ही नहीं उठ पाते। तो असामान्य व्यक्तित्व की ये सारी विशेषताएं होती हैं, उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, क्रेसमर के अनुसार, क्रेसमर एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं है। कैसमर के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कैसमर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो कैसमर के अनुसार जो व्यक्तित्व का प्रकार नहीं, व्यक्तित्व के निर्धारकों में एक प्रकार से कैसमर महोदय ने जो है कहा कि एस्थेनिक, पिकनिक और एथलेटिक टाइप के व्यक्तित्व होते हैं, पर्सनालिटी अंग्रेजी में कहते हैं। परसोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। परसोना शब्द से क्या निकला है, परसोना शब्द से पर्सनालिटी बना है, पर्सनालिटी माने होता है व्यक्तित्व, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो कैसमर कहते हैं कि तीन टाइप के आपके जो होते हैं ये क्या नाम है व्यक्तित्व, एक होता है पिकनिक टाइप का, एक एस्थेनिक और एक होता है एथलेटिक टाइप का, ठीक है, इस तरीके से। और कोमल व्यक्तित्व नहीं बताया इन्होंने, बी ऑप्शन। आपसे पूछेगा कि कार्ल जुंग नाम के एक विद्वान हैं, कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, तो कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, एक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है, और एक होता है आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की बात की जाए तो अपने में खोए रहता है, समाज से उसको कोई मतलब नहीं होता है, अपने काम से काम रखता है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है वो गांव वगैरह में या जहाँ पर भी रहता है आसपास के लोग उसको जानते हैं, गांव में निकला तो सबसे हाल चाल होते हुए एक प्रकार से निकल गया, ऐसा व्यक्तित्व जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। विद्वानों ने आगे चल करके इन्हीं दोनों को मिला करके एक बनाया है एक प्रकार से उभयमुखी व्यक्तित्व। उभय माने होता है बीच का, जैसे एक होता है जलचर, एक होता है थलचर। और जलचर माने जो जल में चलने, थल माने होता है थल में चले, उभय माने होता है बीच का जो जल और थल दोनों में चले। यानी कुछ विशेषताएं जो है बहिर्व्यक्तित्व की, कुछ विशेषताएं अंतर व्यक्तित्व की, दोनों को मिला लें तब जाकर के उभयमुखी व्यक्तित्व बनता है। तो बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी तीन टाइप के कालजुंग के भी हो जाते हैं कहीं कहीं पर। इस तरीके से व्यक्तित्व के प्रकार में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। अगला क्वेश्चन, असामान्य व्यवहार के जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तीन कारक किसने बताए हैं।
फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। असामान्य व्यवहार के अब नॉर्मल बिहेवियर का 3 कारण होता है, 3 कारक होते हैं। एक जैविक कारक होता है, एक मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक, यानी एक सोशल, एक जो है बायोलॉजिकल या बायोग्राफिकल, एक साइकोलॉजिकल और एक सोशल। ये 3 कारक होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। ऐसा बताया बेटा, किसने बताया था? कोलमैन नाम के मनोवैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। डीएसएम को क्या कहा जाता है? डीएसएम को क्या कहते हैं भैया? डीएसएम का फुल फॉर्म जो होता है डिनाइड साइंस मैनेजमेंट, क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? डीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आ चुका है। डीएसएम का फुल फॉर्म बताएं। बिल्कुल, डीएसएम का जो अर्थ होता है बेटा, डीएसएम देखिए कई प्रकार का, डीएसएम 5, डीएसएम 4 इस तरीके से है। मानसिक बीमारियों का निदान और सांख्यिकी मैनुअल है एक, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क से संबंधित ये होता है डीएसएम 5 या डीएसएम, ठीक है। अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है ये। तो डिनाइड साइंस मैनेजमेंट, डिनॉन्ड साइड मैनेजमेंट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डीएसएम है क्या? एक व्यक्ति, एक अमेरिकन संस्था, एक बच्चा या एक पुस्तिका? तो यह क्या है? एक अमेरिकन संस्था होती है, ठीक है। डीएसएम है क्या? डीएसएम क्या है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। डीएसएम क्या है? डीएसएम जो है, इसकी अगर बात की जाए तो यह क्या है भैया? एक पुस्तिका है अमेरिका की, जिसमें सारी चीज़ें एक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से लिखी हुई हैं, ठीक है। एक पुस्तिका टाइप की होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। डीएसएम में विवरण है किसका? डीएसएम जो पुस्तिका है, इसमें किसका विवरण है भैया? इसमें जो है स्वास्थ्य का विकार, यानी कि जो रोग होता है उसके बारे में, उसका क्या लक्षण होगा और उसके मानदंड क्या क्या होंगे, इन सभी बातों के बारे में चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। डीएसएम के लेखक हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास। डीएसएम जो एक पुस्तिका है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक अमेरिकन साइक्राइटिक एसोसिएशन के द्वारा ये लिखी गई है, ए ऑप्शन। व्यक्तित्व के कोमल हृदय तथा कठोर हृदय 2 प्रकार किसने बताए हैं? व्यक्तित्व 2 प्रकार का, एक कोमल हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, कठोर हृदय वाले। ऐसा किसने बताया? ऐसा बताया है विलियम जेम्स नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, विलियम जेम्स, ठीक है। नोट डाउन करेंगे, सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन भैया, प्राचीन लेखों में असामान्यता को कहा जाता है खतरनाक, राक्षसी, भयानक या आसुरी? तो प्राचीन लेखों में जो असामान्यता होती थी व्यक्ति में प्राचीन जमाने में, तो उसको आसुरी शक्तियाँ या आसुरी प्रवृत्ति से लोग जो है समझते थे कि भाई इसके अंदर कुछ आसुरी चीज़ें हैं, अगर वो समाज विरोधी काम करता है या उसके मानसिक कंट्रोल में नहीं रहता, असामान्य हो जाता है। असामान्य मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यवहार संबंधी विकारों का और विकार जो है उसका निदान का, मान्य वर्गीकरण और उपचार का अध्ययन करती है तथा उन सिद्धांतों का वर्गीकरण करती है जो कि इन जो है रोगों के बारे में या मानसिक जो व्यवहार हैं उनकी व्याख्या करते हैं विस्तार से। यह बात किसने बताई है असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए? तो स्ट्रेंजर नाम के मनोवैज्ञानिक ने बताई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है भैया। प्रश्न है, असामान्य चिंता अकारण या बिना किसी पर्याप्त कारण के होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। असामान्य चिंता, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि असामान्य चिंता अकारण या बिना किसी पर्याप्त कारण के होती है? ये बिल्कुल सत्य बात है। असामान्य चिंता जो होती है बिना किसी कारण के या बिना किसी पर्याप्त कारण के हो सकती है, कथन सत्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चिंता का अनुभव कुछ व्यक्ति ही करते हैं, असत्य है या सत्य है? तो चिंता का अनुभव कुछ ही व्यक्ति करते हैं, ये बिल्कुल असत्य बात है। चिंता का व्यक्ति जो है सभी कर सकता है, सभी चिंतित हो सकते हैं। चिंता मनस्ताप का कारण कौन सा है? चिंता मनस्ताप का कारण इनमें से कौन सा है? देखिए, पूर्वाघात की पुनः सक्रियता, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि हमको कुछ होने वाला है, हमारे ऊपर खतरा है, तो आपको उस खतरे को लेकर के चिंता बनी रहेगी, पहली बात, ठीक है।
चिंता पैदा करने वाले निर्णय अगर आपने लिए हैं तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हानिकारक आवेगों का सामना करने की अयोग्यता अगर आपके अंदर है, कोई चीज़ आपके से आप चाहे कोई परीक्षा आ रही है और परीक्षा देने के लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं तो भी आपको चिंता होगी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। चिंता मनस्ताप का कारण कौन सा है? हमने कहा था कारण परिणाम ये सब पूछे, विशेषता पूछे, लाभ हानि पूछे, डी ऑप्शन में ऊपर तो सभी दिया होता है, वही लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर ना पता हो आपको तो। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा भैया, प्रश्न मनोग्रस्तता बाध्यता का कारण कौन सा है? मनोग्रस्तता बाध्यता का कारण इनमें से कौन सा है भैया? देखिए कारण परिणाम लाभ हानि पूछा जा रहा है, डी ऑप्शन में ऊपर सभी दिया है, यही करेक्ट आंसर होगा। स्थानापन्नित विचार या क्रियाएं मनोग्रस्तता बाध्यता का कारण हो सकती हैं। अपराध और दंड का भय भी मनोग्रस्तता बाध्यता का कारण हो सकता है। विचार व व्यवहार का स्थिरीकरण भी हो सकता है। डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर तो सभी कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है चिंता मनस्ताप का कौन सा लक्षण नहीं है? यानी 3 लक्षण इनमें से हैं, ठीक है। लक्षण किसी भी चीज के लक्षण एक नहीं होते, किसी भी चीज का कारण एक नहीं होता, किसी भी चीज की बस विशेषता एक नहीं होती, हजारों विशेषताएं होती हैं, 10-12 तो विशेषताएं हो ही जाती हैं किसी भी चीज की, अगर देखें तो सही से, अगर उसके डीपली अध्ययन करें तो चिंता मनस्ताप की भी कई लक्षण हैं, जिनमें से आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक लक्षण नहीं है। देखिए दीर्घकालिक चिंता, हथेलियों का चिपचिपा रहना, चिंता का वास्तविक कारण, या निद्रा में परेशानियां। तो ये चिंता का लक्षण क्या नहीं है इनमें से? तो सी ऑप्शन चिंता का कोई लक्षण नहीं है। चिंता का वास्तविक कारण ये चिंता का कोई लक्षण नहीं है। बाकी हथेलियों का चिपचिपा रहना, दीर्घकालिक चिंता होना, निद्रा में परेशानी आपको आना नींद में, ये सब चिंता मनस्ताप के लक्षण में शामिल होते हैं, जबकि ये नहीं शामिल होता, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जानवरों से दुर्भीति या दुर्भीत क्या कहलाती है? जानवरों से दुर्भीत क्या कहलाती है? इसी को पशु दुर्भीत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस दुर्भीत में व्यक्ति में चोट, जख्म और अन्य तरह की बीमारी संबंध असंगत डर उत्पन्न हो जाता है? बताइए किस दुर्भीति में? एक दुर्भीति माने डर टाइप का एक हो जाता है, तो किस व्यक्ति मतलब किस दुर्भीति में व्यक्ति में क्या होता है, चोट या जख्म या अन्य तरह की कोई बीमारी से संबंधित असंगत डर उत्पन्न हो जाता है? तो वो होता है भैया बीमारी और चोट से संबंधित जो दुर्भीति होती है उसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवित वस्तुओं से असंगत डर किस दुर्भीति के कारण उत्पन्न हो जाती है? यानी ऐसे वस्तु जो आजीवित हैं, यानी आजीवित वस्तु मतलब जिसमें जीव नहीं है, ऐसी वस्तुओं से आपको अगर डर लगता है तो ये किस प्रकार का डर है? तो आजीवित वस्तु से उत्पन्न दुर्भीति इसको कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, सभी सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना, जिसमें आपको एमसीक्यूज, लिखित, ऑब्जेक्टिव, सभी के मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर सब मिलेंगे। 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। इस पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है, क्या अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज देने हैं, ठीक है। और अपना सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर में आप हैं, ठीक है। आपके लिए व्यवस्था क्या की जाएगी भाई, आपको करना क्या है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी वो जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, उस क्लास लाइव क्लास के बाद में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक और इसके साथ उस वीडियो की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी, जो भी होगा। 2023 के क्वेश्चन पेपर भी अगर मिलेंगे तो उसकी भी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी। अधिकतर सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स आपको पेपर के भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर के भी। अब आपके जैसे जो पीडीएफ होंगे, एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ जो है लिखित वाले भी मिलेंगे, यानी दोनों टाइप के पीडीएफ आपके पास अवेलेबल करवाने का प्रयास रहेगा। और जिसमें अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय के क्वेश्चन आंसर हो गए, इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। और ये केवल एक सब्जेक्ट का नहीं होगा, बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट जो होंगे, एक माइनर अगर होगा तो उसका, और को करिकुलर। देखें माइनर का पेपर जो होता है केवल एक बार होता है, 1 साल में 1 बार होता है, यानी पूरे बीए के करियर में आपके 2 बार माइनर का पेपर होता है, फिर माइनर नहीं होता आपका। को करिकुलर का आपका 6 बार पेपर होगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी जो हो जाएगी मात्र 100 रुपये फीस में करवाई जा रही है। क्रैश कोर्स टाइप की व्यवस्था है, ठीक है। यानी कम समय में बेहतर तैयारी के लिए मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास के माध्यम से आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें आपको पढ़ानी जा रही है, ठीक है। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़े, देर ना करें, चूँकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, मेरे पास भी समय बहुत कम बचा हुआ है। आगे देखते हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें ताकि आप बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ों को जान पाएँ।
ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर लगातार चल ही रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब पर ही। अगला क्वेश्चन है GAD यानी गैड के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधि। गैड के उपचार के लिए दुर्भीति का कारण क्या होता है भैया? मनोविश्लेषण कारण भी होता है, व्यवहार परक, जैविक कारक, तमाम प्रकार के कारण होते हैं जिससे लोग डर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछाता है इंसेक्टोफोबिया, फोबिया माने होता है दुर्भीति, इंसेक्टोफोबिया जब बच्चे कोई व्यक्ति कीड़े मकोड़े से डरता है तो उसको बोलते हैं इंसेक्टोफोबिया। ठीक है। एगोफोबिया क्या है? एगोफोबिया का मतलब होता है जब कोई भीड़ भाड़ से या बाजार से कोई डरता है तो उसको बोलते हैं एगोफोबिया। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। एगोफोबिया में जब कोई भीड़ भाड़ से डरे तो उसको बोलते हैं, फोबिया माने होता है दुर्भीति या डर या अतार्किक भय। ठीक है, जिस अचानक से किसी चीज़ को किससे डर लगता है, किसी को बंदर से, किसी को बिल्ली से, किसी को चूहे से, किसी को केकड़े से, किसी को जो है जो मूवीज़ वगैरह में हीरोइन डरती हैं, क्या नाम है उसका, कुछ जो होता है कॉकरोच जिसको कहते हैं। कॉकरोच आज हम जान ही नहीं पाए कॉकरोच होता क्या है। तो इस तरीके से तो ये सब फोबिया जो है ये टाइप का डर होता है। ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, GAD के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधि कौन सी है? तो गैड के लिए जो एक प्रकार से प्रविधि प्रयोग की जाती है वो जैविक या मेडिकल प्रविधि का प्रयोग करके इसका उपचार किया जाता है गैड का। अगला क्वेश्चन है आघातीय तनाव विकृति को क्या कहते हैं? आघातीय तनाव विकृति को बोला जाता है PTSD। क्या बोलते हैं? PTSD बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलें भाई, प्रश्न देखेंगे। किस रोग में रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी क्रिया को बार बार करते रहने के लिए बाध्य करता है? किस रोग में रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी क्रिया को बार बार करते रहने के लिए बाध्य करता है? मनोग्रस्तता में या बाध्यता में या फोबिया में या चिंता विकृति में? तो वो ऐसा चिंता विकृति में कोई रोगी जो होता है वह अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी क्रिया को बार बार करते रहने के लिए बाध्य करता है अपने आप को। अगला क्वेश्चन, मनोग्रस्तता का प्रारूप क्या है? मनोग्रस्तता का प्रारूप है, देखिए प्रारूप है, कारण है, लाभ है। मनोग्रस्त शक, मनोग्रस्त चिंतन, मनोग्रस्त आवेग, ये तीनों मनोग्रस्तता के प्रारूप में शामिल हो सकते हैं। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चिंता का प्रमुख लक्षण है? इनमें से लक्षण है लिखा हुआ है, लक्षण है नहीं लिखा हुआ है, यानी और ऑप्शन में उपरोक्त तो सभी भी नहीं दिया हुआ है। तो आप देखें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा चिंता का प्रमुख लक्षण है? चिंता का प्रमुख लक्षण होता है आपका आशंका। जब किसी चीज़ की आपको आशंका हमेशा सताती रहती है कि अभी ये ना हो जाए, अभी वो ना हो जाए, तो ऐसे में एक प्रकार से ये आपको एक प्रकार से चिंता आपको हो सकती है इससे। ठीक है। दुर्भीति विकृति में, अगला क्वेश्चन, दुर्भीति विकृति में भय का कारण तर्क संगत होता है, सत्य है या असत्य है? कथन बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दुर्भीत विकृति में भय का कारण तर्क संगत होता है, असत्य है, तर्क संगत नहीं होता, अतार्किक भय होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सार्वजनिक स्थान दुर्भीति को क्या कहा जाता है? यानी जब सार्वजनिक स्थान पर व्यक्ति जाने से डरता है तो इस प्रकार की दुर्भीति को हम एगोरोफोबिया के नाम से जानते हैं। एगोरोफोबिया में व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचता है या भीड़ भाड़ इलाकों में जाता है तो उसको डर का जो है उसको एक प्रकार से डर सा महसूस होता है, तो वो होता है आपका एगोरोफोबिया कहा जाता है। प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा गया। अगला क्वेश्चन, चिंता विकृति अंतः मानसिक घटनाओं का परिणाम है, कौन कहता है ऐसा? बताएं। चिंता विकृति अंतः मानसिक घटनाओं का परिणाम है, ऐसा मनोविश्लेषणवादी जो विचारक हैं वो कहते हैं। मनोविश्लेषणवाद के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, क्या नाम है भैया? सिगमंड फ्रायड नाम के विद्वान हैं, इन्होंने ये एक प्रकार से दिया है फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद। इसमें इन्होंने ईड यानी 3 प्रकार के मन के बारे में बताया, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, जिसको आपको इदम कहते हैं, इदम, अहम, पराहम। ठीक है, तो ये मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से चिंता विकृति में किसका योगदान अधिक है? मनोगत्यात्मक कारकों का, व्यवहारिक कारकों का, सामाजिक कारकों का या संज्ञानात्मक कारकों का? चिंता विकृति में विकास मतलब किसका योगदान अधिक है चिंता विकृति में? तो चिंता विकृति में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहता है वो संज्ञानात्मक कारकों का रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है। क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग जो होता है वो भय को कम करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, भय न्यूनीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फूर्ति प्रदर्शन जिसको बीबी जो है वीवो एक्सपोर या एक्सपोजर कहते हैं, कैसी चिकित्सा है? वीवो एक्सपोजर या स्फूर्ति प्रदर्शन, स्फूर्ति प्रदर्शन, स्फूर्ति प्रदर्शन को भी बात की जाए तो उसको एक प्रकार से ये एक जैविक चिकित्सा होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीए फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की क्लास लगातार चल रही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो वेंडूरा नाम के एक विद्वान है, उनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस विकृति में रोगी गंभीर और अस्थायी तौर पर दर्द का अनुभव करता है? किस विकृति में रोगी गंभीर और अस्थायी तौर पर दर्द का अनुभव करता है? तो होता है काय प्रारूप विकृति। काय माने शरीर से, तो काय प्रारूप दर्द विकृति जो होती है, इस विकृति में रोगी गंभीर और अस्थायी तौर पर दर्द का अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन, किस विकृति में रोगी को बिना किसी आंगिक दोष के, आंगिक मतलब कोई अंग भंग ना हो उसका, नाना प्रकार यानी कई प्रकार की कायिक शिकायतें, कायिक माने होता शरीर से रिलेटेड शिकायतें होती हैं, लेकिन उसका कोई अंग दोष नहीं है, कोई शरीर में खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से उसको कई प्रकार के शारीरिक शिकायतें होती हैं, कायिक शिकायतें महसूस होती हैं। तो ये किस प्रकार की विकृति होती है? इसी को बेटा कायिक विकृति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। रूपांतर विकृति का संवेदी लक्षण नहीं है इनमें से, बताएं। रूपांतर विकृति का संवेदी लक्षण इनमें से आपका देखें, ये आपका एग्नालक्सिस मतलब एग्नालॉक्सिया, हाइपर स्थेसिया, ठीक है, हाइपेस्थेसिया, ये तीनों हैं पेशीय विकृति, यही इसका लक्षण नहीं है। रूपांतर विकृति का संवेदी लक्षण में पेशीय विकृति शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। आगे देखेंगे, रूपांतरित हिस्टीरिया का संवेदी लक्षण है। रूपांतरित हिस्टीरिया का संवेदी लक्षण है। रूपांतरित हिस्टीरिया का संवेदी लक्षण है, संवेदी लक्षण बताएं। देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब भी लक्षण परिणाम कारण दे जाए तो ऊपर के सभी एक ऑप्शन अगर डी में है तो करेक्ट आंसर वही होता है। तो हाइपेस्थेसिया, एनेस्थेसिया, हाइपरस्थेसिया, ये रूपांतरित हिस्टीरिया का संवेदी लक्षण ये तीनों हैं, ये यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकाल्गिया में रोगी अनुभव करता है। साइकाल्गिया में रोगी क्या अनुभव करता है? तो इसमें रोगी जो है वो एक प्रकार से दर्द अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला, रूपांतरित हिस्टीरिया का लक्षण है। रूपांतरित हिस्टीरिया के लक्षण में एक प्रकार से क्या शामिल होता है भैया? सम्मोहन इसमें शामिल होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। किस विकृति में रोगी दैहिक विकृति की शिकायत करता है जबकि दैहिक समस्या का कोई कायिक आधार नहीं होता है, यानी उसका अंग भंग भी नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति जो है वो दैहिक विकृति की शिकायत करता है जाकर के, उसी को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं भैया मनोग्रस्तता विकृति। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विकृति में रोगी दैहिक विकृति की शिकायत करता है जबकि दैहिक समस्या का कोई कायिक आधार नहीं होता है? ठीक है, तो उसका होता है मनोग्रस्तता विकृति, उसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि उसके मन को लग रहा है कि नहीं ये विकृति है, और लेकिन वो है नहीं वास्तव में। किस विकृति में रोगी को अपने चेहरे में कुछ कल्पित दोष उत्पन्न हो जाने की आशंका हो जाती है? बताएं। किस विकृति में रोगी को अपने चेहरे में कुछ कल्पित दोष उत्पन्न हो जाने की आशंका होती है? वो होती है शरीर दुष्क्रिया आकृति विकृति कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काय प्रारूप विकृति का प्रकार। काय माने शरीर से रिलेटेड जो विकृति होती है वो। काय प्रारूप विकृति का प्रकार इनमें से है। काय प्रारूप विकृति का प्रकार में आप देखेंगे शरीर दुष्क्रिया आकृति विकृति, कायिक विकृति और रोग भ्रम टाइप की विकृति तीनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, किस विकृति में रोगी अपने स्वास्थ्य के बारे में जरूरत से ज़्यादा सोचने लगता है तथा उसके बारे में चिंता करने लगता है? लगातार सोचते सोचते वो चिंतित होता रहता है, इसी को बोलते हैं रोग भ्रम। ठीक है, कि वो रोग के बारे में जितना रोग का एक प्रकार से खतरा नहीं उससे ज़्यादा कहीं उसके बारे में सोच रहा है, तो ये होता है रोग भ्रम। ठीक है, और कहा भी गया है, तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि जाको मति भ्रम भयो खगेशा ताको पश्चिमयो दिनेशा। जिसका मति भ्रम हो जाता है उसको सूर्य भगवान भी पश्चिम से उदय होते प्रतीत होने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विषाद की अवस्था है इनमें से।
विषाद की अवस्था कौन सी होती है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास। अच्छा, डिस्थीमिया क्या होता है? तो गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहा जाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है? विषाद की अवस्था इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है, मतलब कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विषाद की अवस्था है, देखिए तीव्र विषाद भी होता है, सरल अवरोध अवस्था भी होती है और अति तीव्र विषाद भी होता है। ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन पर सभी राइट आंसर हो जाएगा। मनोदिशा विकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति के भावों में, संवेग में, मानसिक स्थितियों में या फिर इन सभी में। तो मनोदिशा, प्रश्न क्या पूछा गया भैया? तो मनोदिशा विकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है भावों में भी, संवेगों में भी और मानसिक स्थितियों में भी, इन सभी में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, DSM-4 में कितनी तरह की मनोदशा विकृति का उल्लेख किया गया है? तो DSM-4 में लगभग और लगभग आप देखते हैं विषादी विकृति, अन्य मनोदशा विकृति और द्विध्रुवीय विकृति, सभी विकृतियों के बारे में लगभग जानकारी दी गई है इनमें से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, जो अपने आप को समाप्त या समाज के कल्याण के लिए बलिदान कर देते हैं, उनके द्वारा दी जाने वाली आत्महत्या क्या कहलाती है, या की जाने वाली आत्महत्या? ऐसे व्यक्ति जो समाज के कल्याण के लिए अपना बलिदान कर देते हैं, अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं, ऐसी आत्महत्या को क्या कहते हैं? दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। तो इस प्रकार की आत्महत्या जो होती है, इसी को परोपकारी आत्महत्या कहते हैं। दूसरों के लिए की गई आत्महत्या कल्याणकारी आत्महत्या है, इसी को परोपकारी कहते हैं। जो आत्महत्या उन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है जिन्हें गंभीर सामाजिक अलगाव या अस्वीकृति अनुभव करना पड़ता है, वह आत्महत्या, यानी कि समाज से उनको अलगाव टाइप का महसूस करता है, समाज उनका साथ ना दे रहा हो, समाज उनको बार बार तृष्णा दे रहा हो, बार बार उनको अपने आप को हीन भावना महसूस हो रही व्यक्ति को, और वह व्यक्ति आत्महत्या कर ले, इसी को घातक आत्महत्या के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? इमाइल दुर्खीम नाम के समाजशास्त्री ने दिया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, डाइस्थाइमिक विकृति को रखा जाता है। डाइस्थाइमिक विकृति को एक ध्रुवीय विकृति के रूप में रखा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डाइस्थीमिया एक शब्द है, ग्रीक, रोमन, चीनी या इटालियन, किस भाषा का शब्द है डाइस्थीमिया? डाइस्थीमिया शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की रोकथाम का क्या उपाय है? आत्महत्या को रोकने के लिए सबसे पहली बात जरूरी है कि आपको एक प्रकार से धनात्मक संबंध स्थापित करना है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने हैं, समस्या को समझा जाए और उस समस्या को स्पष्ट किया जाए, आत्महत्या की संभावना को पहचाना जाए। कोई व्यक्ति आत्महत्या करने करने जा रहा है तो उसको जाने कि क्यों आत्महत्या करने जा रहा है, उसके कारण परिणाम सब कुछ पता करके उसको बताया जाए, उसको रोका जाए। डी ऑप्शन, ये सभी जो है उपाय कर सकते हैं रोकथाम के लिए आत्महत्या के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, आत्महत्या के प्रति कुछ लोग अधिक उन्मुखी होते हैं, इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने कितने प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिपादन किया है? तो ऐसे लोगों के लिए 3 प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिपादन किया है मनोवैज्ञानिकों ने। आत्महत्या के प्रति जो लोग ज़्यादा एक प्रकार से उन्मुख होते हैं आत्महत्या करने के लिए, उनके लिए 3 प्रकार की विचारधाराएं बताई हैं। अगला प्रश्न, जैविक विचारधारा में विषाद उत्पन्न होने की व्याख्या कारक के रूप में की गई है, किस कारक के रूप में? तो अनुवांशिक कारक, न्यूरो एनाटोमिकल कारक और न्यूरो रसायन कारक, ये सारे कारक जो है ये जैविक विचारधारा में विषाद उत्पन्न होने की व्याख्या इन सभी कारकों के रूप में की गई है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, मनोविदलता के मनोवैज्ञानिक और अंतःवैयक्तिक कारक हैं, बताएं। मनोविदलता के प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त पूछा गया भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविदलता के मनोवैज्ञानिक और अंतःवैयक्तिक कारक हैं। मनोविदलता के मनोवैज्ञानिक और अंतःवैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक और अंतःवैयक्तिक, 2 शब्द यहाँ पर फोकस करेंगे। मनोविदलता के मनोवैज्ञानिक और अंतःवैयक्तिक कारकों में बेसिकली ये सारे कारक संकलित हैं, खास करके आरंभिक जीवन में मनोघात,
दोषपूर्ण संरक्षक, पारिवारिक संबंध और अंतःक्रियाएं। मैंने आपको बताया कारण है, परिणाम है, कारक है, विशेषताएं, लाभ है, और यहाँ पर है दिया हो तो श्योर हो जाता है हमेशा कि डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मनोविज्ञान में खूब मिलने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर में। तो जब भी आपको क्वेश्चंस ना आ रहा हो तो आप डी लगा करके चले आइएगा, या फिर ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन में दिया था वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन छोड़ करके मत आइएगा, जो कि माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ना भी आ रहा हो तो आप लगा करके चले आना। मनोविदलता के रोगियों के पारिवारिक अंतःक्रियाओं संबंधी अध्ययन है। अब यहाँ पर भी अध्ययन है नहीं है, अध्ययन है दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखें तो क्रियाओं संबंधित अध्ययन है, तो एक अध्ययन तो होगा नहीं, खास करके मनोविदलता के रोगियों को के पारिवारिक अंतःक्रियाओं के बारे में जानने के लिए कई अध्ययन होंगे। तो रोगी के माँ और पिता का अध्ययन किया जाता है, पारिवारिक संबंध उनका कैसा रहा, अंतःक्रियाएं, परिवार के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, दोषपूर्ण जो एक प्रकार से संचार या संप्रेषण मिला है उसका अध्ययन कैसे करना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, डी ऑप्शन पर सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मनोविदलता का कौन सा प्रकार सबसे अधिक पाया जाता है? बताएं, मनोविदलता का कौन सा प्रकार सबसे अधिक पाया जाता है? वो होता है भैया पैरानाइड मनोविदलता। पैरानाइड मनोविदलता जो है ये सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविदलता का लक्षण है इनमें से, बताएं। अब लक्षण कारण परिणाम मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि जब भी लक्षण कारण परिणाम पूछा जाए, विशेषता लाभ हानि पूछा जाए, तो आपको डी में देखना ऊपर सभी है कि नहीं है। तो मनोविदलता का लक्षण है इनमें से ऊपर सभी दिया है, डी ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा। क्षुब्धता, व्यामोह और विभ्रम की प्रबलता और कल्पनाशीलता, बिल्कुल ये तीनों लक्षण मनोविदलता के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविदलता का जैविक कारण है। अब यहाँ पर आपका कारण पूछा गया है, और मैंने बताया था जब डी में ऑप्शन ना दिया हो तो देखिए ए और बी में दिया होगा, मतलब सी ऑप्शन में दिया होगा ए और बी करेक्ट आंसर। अनुवांशिकता और जैव रासायनिक कारक, ये मनोविदलता के दोनों जैविक कारकों में शामिल हैं, ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे भाई। प्रश्न, विशिष्ट मनोविदलता का लक्षण है। विशिष्ट मनोविदलता का लक्षण क्या है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विशिष्ट मनोविदलता का लक्षण इनमें से जो होगा, देखिए अस्पष्ट सामाजिक अलगाव, बहुत ही विचित्र व्यवहार, सामाजिक भूमिकाओं को करने में स्पष्ट दोष, ये तीनों लक्षण इनमें शामिल होते विशिष्ट मनोविदलता में। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविदलता का प्रकार है। अब प्रकार भी पूछा गया तो प्रकार भी आपका कई प्रकार का होगा, तो विघटित मनोविदलता, व्यामोही मनोविदलता और कैटानिक मनोविदलता, कैटाटॉनिक मनोविदलता, ये सारे मनोविदलता का प्रकार हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इन चीज़ों को आप बड़े ही आराम से समझने का प्रयास करें, चूँकि मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में आपको जब ना भी पता हो तो आप डी लगा करके चले आएंगे तो नंबर आपको मिल जाना है। मनोविदलता का कारण है, जैविक कारण भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है और सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी होता है। डी ऑप्शन ऊपर सभी कारक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लगभग आपके देखते 10 से 15 क्वेश्चंस तो ऐसे ही आप लोगों ने देख लिए होंगे डी ऑप्शन वाले, और ये हमेशा परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। तो इन पर आपको फोकस कर लेना है बस। अगला प्रश्न, डिमेंशिया प्रीकोक्स नामक शब्द का प्रयोग किया था। बताएं, डिमेंशिया प्रीकोक्स नामक शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? मोरेल नाम के विद्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है किसने किया था? डिमेंशिया प्रीकोप शब्द का प्रयोग। ये एक प्रकार से बेसिकली अगर बात की जाए तो किस मनोरोग के लिए होता है भाई? ये फटाफट से आप कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। ये बेसिकली रोग होता है मनोविदलता के लिए, डिमेंशिया प्रीकोक्स, ठीक है। एक रोग उपचार के लिए चीजें की जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मद्यपानता के कारण हैं। अब यहाँ पर भी कारण हैं दिया गया है माने यानी कई कारण होंगे। मद्यपानता माने होता दारू शराब पीने के लिए, गुटखा बीड़ी खाने के लिए, ठीक है। ये सब बीड़ी पीना, गुटखा सिगरेट, ये सब मद्यपानता ही होता है, ठीक। जिससे नशा होता है वही मद्यपान होता है। तो मद्यपानता के कारणों में क्या शामिल है आप बताएं। देखें क्या कारण है लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में हमने देखा इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा ही नहीं। टाइप 1 मद्यपानता, टाइप 2 मद्यपानता, दोनों मद्यपानता के प्रकार है। सी ऑप्शन आ और बी दोनों करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न, उत्तेजक द्रव्य में शामिल है। अब शामिल हैं यहाँ पर कहे शामिल हैं लिखा हुआ है। टाइप 1 मद्यपानता, टाइप 2 मद्यपानता, ये उत्तेजक द्रव्य में शामिल हैं, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डिस्ग्राफिया से पीड़ित लोगों की समस्या है। डिस्ग्राफिया व्यक्ति जो होते हैं उनसे जो पीड़ित, डिस्ग्राफिया
से पीड़ित व्यक्तियों लोगों की समस्या जानते हैं क्या होती है? देखिए, अक्षर निर्माण को लेकर के, अक्षर रिक्ति को लेकर के और उचित मोटर समन्वय को लेकर के इनमें दिक्कत होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, समस्या हैं, लाभ हैं, हानि, मैंने कई बार आपको समझा रखा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द्रव्य संबंध विकृति इनमें से कौन सी है? द्रव्य संबंध विकृति जो इनमें से है, देखिए, भ्रामात्मक संबंध विकृति, केंद्राविका संबंधी विकृति, सामक निद्राजनक और प्रशांतक संबंध विकृति, ये तीनों विकृतियां द्रव्य संबंधी विकृति में ही शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वापक संबंध विकृति में, स्वापक संबंध विकृति में शामिल नहीं है। स्वापक संबंध विकृति की बात की जाए तो इसमें क्या शामिल नहीं है? इनमें एक प्रकार से अफीम, कोडीन और हीरोइन शामिल है, मद्यपान नहीं शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पढ़ने की अक्षमता का क्या कारण है? जब आप पढ़ नहीं पाते हैं तो इसका क्या वजह है? आप जब कम पढ़ पाते हैं तो पढ़ने की अक्षमता का कारण होता है, एक तो वंशानुक्रम फैक्टर होता है और एक वातावरण आपका, यानी कि एक माता पिता आपके कैसे हैं और दूसरा आपका समाज कैसा है, ये दोनों हो सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डिस्ग्राफिया का कारण क्या है? डिस्ग्राफिया का कारण भाई देखें, एक कारण तो होगा नहीं, बीमारी, मस्तिष्क की चोट और अपचयी रोग, ये सभी एक प्रकार से कारण जो है डिस्ग्राफिया होने के दिखाई पड़ते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसमें ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई, ट्रिक जरूर फॉलो करना। वो SLD का उदाहरण है। SLD का उदाहरण इनमें से क्या है भैया? देखिए, वर्तनी में कठिनाई होना, लिखित अभिव्यक्ति में कठिनाई होना, संख्या उदाहरणों को समझने में आपको कठिनाई होना, तो ये LSD का ही उदाहरण है। ठीक है, जब ऐसी समस्याएं आपको हों तो ये समझ लीजिए आपको LSD है। मद्यपानता की अवस्था इनमें से कौन सी है? मद्यपानता की अवस्था में देखें, एक प्रारंभिक अवस्था होती है जब नया नया शुरुआत होती है दारू सारू पीने की, एक होता है संकटकालीन अवस्था, एक होती है चिरकालिक अवस्था, लंबे समय से आप उसको ले रहे हैं। डी ऑप्शन पर सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी अवस्थाएं जो होती हैं मद्यपानता की ही अवस्थाएं होती हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। तो आप सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख पा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में आपके लगातार पूछे जाते रहते हैं और आप उनको एक प्रकार से करके आते हैं और बहुत ही आप अच्छा महसूस करते हैं जब इन प्रश्नों को आप सही करके आते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ADHD, ADHD, ADHD का क्या लक्षण है बताएं? ADHD का लक्षण इनमें से जो है, देखिए, लक्षण है, कारण है, परिणाम है, यही होगा। आत्मविश्वास में कमी आती है इस रोग में, रिश्तों में परेशानी हो जाती है इससे, स्कूल या काम में परेशानी होती है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी में परेशानी होती है ADHD में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मतलब ADHD विकार से पीड़ित बच्चों में सुधार का उपाय, यानी किस तरीके से सुधार किया जा सकता है? तो देखिए, सुधार भी आप कई प्रकार से कर सकते हैं। दवाइयों के उपयोग से कर सकते हैं, शिक्षा और प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे करके उसको शिक्षित करके आप जो है वो सुधार कर सकते हैं। साइकोथेरेपी के द्वारा भी बच्चे की सुधार कर सकते हैं इस रोग से, ADHD से, जिसमें बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, उसको रिश्ते बनाने में परेशानी हो जाती है, ठीक है, स्कूल या काम में परेशानी हो जाती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इन सभी के द्वारा बच्चों का इलाज किया जा सकता है। बौद्धिक आसक्तता को पहले क्या कहा जाता था? बौद्धिक आसक्तता को पहले क्या कहते थे? इसको पहले मानसिक मंदता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? ADHD का पूरा नाम क्या है भैया? इसका पूरा नाम है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसको कहते हैं, ADHD का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदता वह रोग है जिसमें, मानसिक मंदता वह रोग है जिसमें संज्ञानात्मक शक्ति काफ़ी कम हो जाती है, न्यून हो जाती है, या फिर दो से अधिक समायोजनात्मक व्यवहारों में कमी देखने को मिल जाती है। दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है इसके बारे में, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका भाई, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, बाल्यावस्था में ADHD से पीड़ित बच्चों के लिए उपचार सिफारिश है। यानी बाल्यावस्था में ऐसे बच्चे जो ADHD रोग से ग्रसित हैं, ऐसे बच्चों के लिए औषधियाँ उनको दी जाएं, दवाएं, और व्यवहार में थेरेपी उनकी की, व्यवहार थेरेपी कहते हैं जिसको, बच्चों को एक प्रकार से बढ़िया से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाए, बातचीत अच्छे तरीके से की जाए, ठीक है, उनका केयर किया जाए। अगला प्रश्न है,
स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार होता है। स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार जो होता है यह जन्म के समय होने वाला एक रोग भी है, जन्म के शीर्ष बाद होने वाला मतलब तुरंत बाद होने वाला भी है और जीवन भर चलने वाली एक विकलांगता भी होती है स्वालीनता स्पेक्ट्रम। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधान न्यूनता विकार प्रभावित करता है। अवधान न्यूनता विकार जो है यह ध्यान देने को, स्थिर रहने को या बैठने को, इन सभी को प्रभावित कर सकता है, उपयुक्त तो सभी को। अति सक्रियता विकार का क्या लक्षण है? अति सक्रियता विकार का क्या लक्षण है भैया? देखिए ध्यान लगाने में कठिनाई होगी, अति सक्रियता, बिना सोचे समझे जल्दबाजी से आप काम करेंगे, यानी ये सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं अति सक्रियता विकार से। ठीक है, आप कोई भी चीज़ में जल्दी निर्णय ले लेंगे, बाद में चल करके पछताना ही पड़ सकता है ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है गणितीय विकृति की पहचान बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गणितीय विकृति की पहचान कब होती है? देखिए गणितीय विकृति की पहचान तब हो जाती है जब बच्चों का अंक गणितीय कौशल उनकी बौद्धिक क्षमता से काफ़ी नीचे होता है। ठीक है, यानी कि उनका जो बौद्धिक क्षमता है उससे काफ़ी नीचे उनका लेवल है, काफ़ी नीचे। दूसरी बात, जब बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि बाधित होती है, जिनको उतना नंबर लाना चाहिए उतना नंबर नहीं पाते हैं, तब भी जब बच्चों में भाषाई कौशल संबंधी कठिनता होती है, वो चीज़ों को सही तरीके से, भाषाओं को सही सीख पाते, नहीं समझ पाते, तो गणित विकृति तभी पहचान में आ जाती है। डी ऑप्शन होगा ऊपर सभी कारणों से गणित विकृति को हम पहचान पाते हैं बच्चों में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मद्यपानता ग्रसित रोगी की उपचार विधि है। देखिए उपचार विधियां कई प्रकार की होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगाना आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सरल तरीका होता है ऐसे प्रश्नों को सही तरीके से हल करने में। मद्यपानता ग्रसित रोगी की उपचार विधि, देखिए व्यक्तिगत कारक या व्यक्तित्व कारक, ठीक है, प्रतिबल, तनाव, ह्रास या पुनर्बलन, वैवाहिक और अन्य घनिष्ठ संबंध, इन सभी के द्वारा उपचार करा जा सकता है। ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा। लेखन अभिव्यक्ति की पहचान किस कक्षा में आते आते कर ली जाती है? लेखन अभिव्यक्ति की पहचान जो है वो कक्षा 2 में आते आते तक कर ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेखन संबंधी त्रुटियां होती हैं कब? लेखन संबंधी त्रुटियां जो होती हैं हिज्जे की, पैराग्राफ संगठन की या व्याकरण विराम चिन्हों की, ये चिन्हों में बच्चे एक प्रकार से त्रुटियां करते हैं। विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, पैराग्राफ किस तरीके से सेट करना है, ठीक है, ये सब, इस सभी में दिक्कत आती है बड़े बड़े बच्चों को भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानसिक दुर्बलता, मेंटल डिफिशियंसी में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि, इंटेलेक्ट मतलब जिसको आप इंटेलिजेंट कोसेंट कहते हैं, ये होता है। तो मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से नीचे होती है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र जो होता है इसको बोलते हैं IQ, जिसको आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में IQ, यानी कि इंटेलिजेंट कोसेंट। इसका सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, बच्चे का मानसिक आयु कैसा व्यवहार कर रहा है तो उसकी मानसिक आयु, जैसे 10 साल का है, 5 साल का ऐसा व्यवहार कर रहा है तो 5 साल आपकी उसकी मानसिक आयु हो जाएगी और 10 साल उसकी वास्तविक आयु हो जाएगी। नीचे रहेगा वास्तविक आयु, ठीक है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे में आपका रहेगा 100। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा का अगर इंटेलिजेंस हमको निकालना है, IQ लेवल, बुद्धि लब्धि जांच करनी, तो कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा है वो है 20 साल का, लेकिन वो 10 साल जैसे बच्चों ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो 20 साल का है यानी उसकी वास्तविक आयु 20 साल हो जाएगी। 10 साल जैसे बच्चे जैसे व्यवहार कर रहा है यानी कि मानसिक आयु उसकी 10 हो जाएगी। गुणे में 100 कर देंगे, IQ लेवल बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 2 एक 2, 2 पंचे 10 यानी 50। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी निकलेगी? 50 IQ लेवल निकला। अब 50 IQ लेवल जो होता है किसी डल व्यक्ति का, मूर्ख व्यक्ति का, एकदम से घटिया व्यक्ति का होता है। ठीक है, तो वही जाहिर सी बात है 10 यानी कि अगर मान लीजिए 90 से लेकर के 110, 90 से लेकर के 110 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो है ठीक ठाक माने जाते हैं, एवरेज व्यक्ति माने जाते हैं। 110 से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं, 109 के ऊपर, 110 से लेकर के 120 तक, वो बच्चे ब्रिलियंट माने जाते हैं। ऐसे आगे चल करके भी और होता है बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो इस तरीके से बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है ये। क्लियर? तो 70 से नीचे बुद्धि लब्धि जो होती है, ऐसे बच्चे मानसिक दुर्बल कहे जाते हैं। तीव्र मानसिक दुर्बलता के स्तर में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट कोसेंट कितना होता है, IQ लेवल उनका कितना होता है, तो जो बच्चे तीव्र मानसिक दुर्बल होते हैं वो एक प्रकार से 20 से लेकर के 35 तक उनकी बुद्धि लब्धि होती है, बहुत दुर्बल होते हैं, वो कुछ समझ भी नहीं पाते एकदम से। अगला क्वेश्चन आ चुका है मूर्ख, जिसको आप मोरोन कहते हैं, के समतुल्य बुद्धि लब्धि के स्तर को क्या कहा जाता है? तो इसको, इसके समतुल्य जो है मंद मानसिक दुर्बलता को एक प्रकार से कह सकते हैं मूर्ख।
ए ऑप्शन। मनोविज्ञान में जड़ यानी इडियट से क्या तात्पर्य है? मनोविज्ञान में जड़ या इडियट जो कहा जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए इडियट शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे वयस्क व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि 20 से भी नीचे होती है उनको क्या कहते हैं? उसको एक प्रकार से हम जड़ या इडियट कहा जाता है, जिनकी बुद्धि लब्धि 20 से भी नीचे होती है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया। बहुत सारे के लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इससे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों ने अगर एजुकेशन का वीडियो नहीं देखा है, एजुकेशन का यूनिट 1 और यूनिट 2 के एमसीक्यूज मैंने दे दिए हैं 4th सेमेस्टर के। ऐसे ही जियोग्राफी के यूनिट 1 और यूनिट 2 आ चुका है, ठीक है, सोशियोलॉजी का भी आ चुका है। तो ऐसे तमाम सब्जेक्ट के आपके आ रहे हैं, तो आप सभी लोग इन चीज़ों को देखें, एंजॉय करें वीडियोज़ को। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।